हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज। तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके काफी कंफ्यूजन रहती है एस्पिरेंट्स के मन में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप इत्मीनान से देखें, पेन और रजिस्टर साथ में लेके बैठें, जिससे कि आप साथ के साथ नोट्स बना पाए। क्योंकि कई बार हम चीजों को गलत समझ लेते हैं, जबकि असल में चीजें क्या होती हैं वो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आप आराम से देखें और पेन और रजिस्टर साथ में लेके बैठें। तो दोस्तों, चार टाइप के मेजॉरिटीज होती हैं। क्या कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है सिंपल मेजॉरिटी, फिर आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, फिर आती है इफेक्टिव मेजॉरिटी और फोर्थ आती है स्पेशल मेजॉरिटी। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूट अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कितनी टाइप की मेजॉरिटीज हैं, तो वो दोस्तों होती हैं तीन। तीन टाइप की अमेंडमेंट करने के लिए मेजॉरिटीज होती हैं। पर वैसे अगर ओवरऑल पूछे कि कितनी टाइप की मेजॉरिटी होती है, तो वो चार टाइप की होती हैं। क्योंकि जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कभी भी यूज नहीं होती है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, स्पेशल मेजोरिटीज में फिर आते हैं तीन केसेस। एक होती है स्पेशल मेजोरिटी विद टू थर्ड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर आती है स्पेशल मेजोरिटी विद टू थर्ड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड देयर इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ ही साथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी का जो आंकड़ा है वो भी पार होना चाहिए। थर्ड आती है स्पेशल मेजोरिटी विद टू थर्ड मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो इसमें और मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग में क्या फर्क है कि टोटल स्ट्रेंथ हो गई। जैसे आप मानिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लोकसभा की आप मान लीजिए 545 है टोटल स्ट्रेंथ मान लीजिए, पर मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग भी 545 ही होंगे क्या? नहीं दोस्तों, प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब यह है कि मानिए उस दिन 45 मेंबर्स एब्सेंट थे, तो कितने रह गए? 500। और वोटिंग 50 लोगों ने डाली ही नहीं उसमें से, तो अब कितने रह गए? 450। तो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट भी और जो वोट भी डाले दोनों देखने होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले मैं आगे बढ़ूंगा विद सिंपल मेजोरिटी में आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी सेशन या कोई भी मीटिंग अगर हाउस की कंडक्ट होती है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की हो, लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो, तो कम से कम कोरम चाहिए होता है। कोरम कहते हैं कि 10% जो भी टोटल स्ट्रेंथ है उस हाउस की, उसके 10% मेंबर्स मौजूद होने चाहिए। जैसे कि अगर बाई चांस आप मानिए कि 500 है किसी हाउस की स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ, तो उसके 10% मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब 50 मेंबर्स तो कम से कम आए होने चाहिए, तभी कोई मीटिंग हाउस की कंडक्ट होती है। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं सिंपल मेजोरिटी को। तो दोस्तों, सिंपल मेजोरिटी कहती है कि मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब ये है, फिर से मैं समझाता हूं आपको, कि जैसे 545 टोटल स्ट्रेंथ आप मानिए किसी हाउस की थी, उसमें से 45 लोग एब्सेंट थे, वो आए नहीं थे आज, तो कितने रह गए? 500। उसमें से 100 बंदों ने बोला कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, हम एब्सटेन करेंगे वोटिंग से, तो अब कितने रह गए? मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग में 400। 545 माइनस 45 जो एब्सेंट हैं और प्रेजेंट खाली 500 रह गए, उनमें से 100 ने बोला हम वोटिंग नहीं डालेंगे, तो कितने रह गए? 400। तो दोस्तों, जब 400 रह गए हैं मेंबर्स, तो सिंपल मेजोरिटी होती है मोर देन 50%। तो 400 का 50% कितना हुआ? 200। 200 प्लस 1, क्योंकि मोर देन 50% चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी हो गई 201। और ये कहां कहां यूज होती है? इट इज यूज्ड टू पास बिल्स एंड मोशंस। इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल अगर पास कराना होता है तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। मनी बिल, जिसकी डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 110 दी हुई है, उसके लिए। फाइनेंशियल बिल में, कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन में चाहिए होता है, सेंश्योर मेजोरिटी में चाहिए होता है, इलेक्शन ऑफ स्पीकर जो होता है उसमें भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, और ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि बाई चांस बिल लोकसभा ने पास कर दिया है पर राज्यसभा ने 6 महीने तक अभी उसे पास नहीं किया है, तो प्रेसिडेंट फिर ज्वाइंट सेशन बुलाता है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। फिर उस बिल के ऊपर सिंपल मेजोरिटी, अगर वो ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, मनी बिल तो खैर नहीं आता उसमें, क्योंकि मनी बिल तो अगर राज्यसभा पास नहीं करती है तो भी तो भी वो बिल पास ही माना जाता है अगर लोकसभा ने उसे पास कर दिया है। तो ये मनी बिल को आप हटा दीजिए। जैसे अगर कोई बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, मानिए वो लोकसभा से पास हो गया पर राज्यसभा में अटका हुआ है 6 महीने से, तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, जिससे कि वो जो उनके बीच का ब्लॉकेट है उसको दूर किया जाए, उसका ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। फिर सिंपल मेजोरिटी देखी जाती है टोटल कंबाइन करके उस ज्वाइंट सेशन की। पर आप जानते होंगे कि स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की ज्यादा है एज कम्पेयर टू राज्यसभा, तो ऑफकोर्स लोकसभा की स्ट्रेंथ जैसे कि ज्यादा है, तो ज्यादा मतलब चांसेस यही होते हैं कि जो लोकसभा से पास हुआ होगा बिल वो पास हो ही जाएगा ज्वाइंट सेशन में। तो ये बात याद रखिएगा। मनी बिल के केस में आप याद रखिएगा पर एक बात, कि मनी बिल अगर राज्यसभा पास नहीं भी करती तो भी मनी बिल पास ही माना जाता है अगर लोकसभा ने उसे
पास कर दिया है। ऑल्दो वो मनी बिल भेजा जरूर जाता है राज्यसभा के पास कि भाई आप पास कर दो, अगर वो नहीं भी करते उसे पास तो भी वो पास ही माना जाता है। तो क्या क्या बिल्स और मोशंस सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास होते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है, उसके ऊपर भी मैंने आपको बताया है इन ब्रीफ। अगला है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो दोस्तों एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहती है मोर देन 50% स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कि आपने सुना होगा न्यूज में बोलता है कि भाई अगर सरकार बनानी है तो इस जादुरी आंकड़े को पार करना होगा सरकार को, कि भाई सेंट्रल में अगर गवर्नमेंट बनानी है तो भाई ये जादुई आंकड़ा है, इतनी मेजोरिटी होनी चाहिए उस पार्टी के पास, लोकसभा में उतनी सीटें उसने जीती होनी चाहिए। तो वो क्या होता है कि मानिए जैसे टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की 545 है, तो मोर देन 50% चाहिए। तो मोर देन 50% कितना हुआ, 273। तो जिस भी पार्टी के पास लोकसभा में 273 सीट्स आ जाएंगी वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसको मिल जाएगी और वो सरकार बना लेगी। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी खाली एक स्टेबल गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए यूज होती है, कोई भी अमेंडमेंट प्रोसीजर में इसका इस्तेमाल नहीं होता। एब्सोल्यूट मेजोरिटी खाली सरकार बनाने के लिए काम में आती है, बाकी किसी भी चीज में काम नहीं आती है। अगली बात है इफेक्टिव मेजोरिटी की। तो दोस्तों इफेक्टिव मेजोरिटी को समझने से पहले आपको इफेक्टिव स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी। आराम से सुनिएगा, नहीं समझ में आए कोई बात तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप रिवाइंड करके भी उसको सुन सकते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेंथ पहले आप जानिए। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है कि जो भी टोटल स्ट्रेंथ है माइनस वेकेशंस, मतलब कोई सीट वेकेंट है अगर, जैसे कि कई बार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग होते हैं, किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई रेजिग्नेशन दे देता है या फिर कोई भी और अन्य कारणों की वजह से सीट वेकेंट है, जैसे कि मानिए 545 टोटल स्ट्रेंथ थी उस हाउस की और 45 सीटें वेकेंट हैं कि भाई 45 मेंबर्स की सीट अभी भी वेकेंट है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हुई, 545 माइनस वैकेंसीज, दैट इज 500 हुआ, 545 माइनस 45, उसका 50% जो होगा प्लस 1 उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। मतलब मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है टोटल स्ट्रेंथ माइनस द वेकेशंस माइनस द वैकेंसीज। तो इफेक्टिव मेजोरिटी कितना हुआ, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, दैट इज इस केस में 251। अब ये यूज कहां होती है, देखिए जब भी स्पीकर को रिमूव करना होगा या डिप्टी स्पीकर को रिमूव करना होगा लोकसभा के तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज होता है। या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिमूवल ऑफ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन राज्यसभा के अगर उनको हटाने तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इफेक्टिव मेजोरिटी अगर आपको देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोई आर्टिकल में क्या ये इफेक्टिव मेजोरिटी मांग रहा है तो वहां पे देखिएगा ये टर्म इस्तेमाल की जाएगी, ऑल द देन मेंबर्स। तो ये बात करता है इफेक्टिव मेजोरिटी की, ये बात याद रखिएगा। तो दोस्तों 3 मेजोरिटीज अभी तक हमने कवर कर लिए। अब हम करेंगे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट मेजोरिटी जिसका नाम है स्पेशल मेजोरिटी, और इसमें 3 केसेस होते हैं, 3 टाइप की स्पेशल मेजोरिटीज होती हैं। तो पहली होती है स्पेशल मेजोरिटी विद 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग मैंने आपको फिर से दोहरा रहा हूं, टोटल स्ट्रेंथ का मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं होता, इसका मतलब होता है कि भाई कितने बंदे आए और उनमें से भी कितने लोगों ने वोटिंग की। जैसे कि टोटल स्ट्रेंथ 545 है, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जो आए भी और वोटिंग की वो थे 450। तो स्पेशल मेजोरिटी इस केस में हो गया 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, कितने थे 450 प्लस 1 दैट इज 301। ये बात याद रखिएगा, ये पहला केस है ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। तो ये यूज कहां पे होती है, ये होती है यूज इन द आर्टिकल 249। जब राज्यसभा, कई बार क्या होता है, देखिए 3 टाइप की लिस्ट होती है आप जानते हैं, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। और स्टेट लिस्ट पे खाली स्टेट ही लेजिस्लेट कर सकती है उस मैटर्स पर कई बार अगर राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास कर देता है, राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास कर देता है विद द स्पेशल मेजोरिटी, विद 2/3 ऑफ मेजोरिटी, कि भाई हम पावर देते हैं लोकसभा को कि वो जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उनके ऊपर लॉ बना ले इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो उस केस में लोकसभा बना सकती है स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स कंटेन है, पार्लियामेंट बना सकती है उन मैटर्स पे लॉ जो कि मैटर्स स्टेट लिस्ट में कंटेन है। तो जब राज्यसभा ये रेजोल्यूशन पास करती है कि भाई नेशनल इंटरेस्ट में हम पावर देते हैं कि भाई लोकसभा लॉ बना ले, लेजिस्लेट कर ले अपॉन द मैटर्स विच आर कंटेन्ड इन द स्टेट लिस्ट, तो उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है उस रेजोल्यूशन को इन द राज्यसभा। सो कहां यूज होती है, इन द आर्टिकल 249।
when Rajya Sabha passes a resolution giving the powers to Lok Sabha to legislate upon the matters contained under state list. वैसे ordinarily स्टेट लिस्ट में खाली वो जो पर्टिकुलर स्टेट्स जो होती हैं वही लेजिस्लेट कर सकती हैं उन मैटर्स पर अगर राज्यसभा को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी है तो वो लोकसभा को पावर दे देते हैं बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन विद special majority and they give the power to the Lok Sabha to legislate upon the matters which are contained under state list. अगला है आर्टिकल 312 राज्यसभा चाहे तो एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है जैसे कि आईएएस है और आईपीएस ये सब जो भी हैं वैसे ही एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस राज्यसभा बना सकती है और उसको बनाने के लिए उसको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है ये वाली दैट इज विद 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली. सेकंड केस है स्पेशल मेजोरिटी का वो है स्पेशल मेजोरिटी विद 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी. तो दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा जो पहले वाला स्पेशल मेजोरिटी का केस था उसमें 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग था खाली और इसमें क्या है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी. और एब्सोल्यूट मेजोरिटी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट होती है दैट इज मोर देन ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस या फिर जो भी है ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस. तो आप मानिए कि जैसे टोटल मेंबरशिप है 545 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है 450 तो 2/3 जो चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग वो कितना हो गया 301 450 का 2/3 प्लस 1 वो हो गया 301. ठीक है तो पहली चीज तो हमारी हो गई फुलफिल पर इसमें क्या कह रहे हैं इट शुड बी सपोर्टेड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी. एब्सोल्यूट मेजोरिटी का सपोर्ट होना चाहिए. तो दोस्तों एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होगी इस केस में 273 है ना 273 होगी मोर देन 50%. तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी 273 है और 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से आ रहा है 301. तो भाई ये 273 जो कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी का आंकड़ा है उससे ज्यादा है ना उससे ज्यादा है 301 273 से तो भाई इस बिल को पास मान लिया जाएगा. वहीं अगर केस ये होता कि 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो आंकड़ा आता वो आता बाय चांस 250. आप ये मानिए कि ये आता बाय चांस 301 की जगह 250 आ रहा होता तो 250 जो है 273 से कम है तो फिर उस बिल को पास नहीं माना जाता क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी का और एब्सोल्यूट मेजोरिटी 273 नंबर पे ही फुलफिल मानी जाती है. तो ये बात याद रखिएगा मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ज्यादा होना चाहिए वो नंबर. तो ये बात याद रखिएगा. और इसको कहां का यूज किया जाता है ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शन है तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में इस्तेमाल किया जाता है या फिर जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है. नेशनल इमरजेंसी जब इंपोज करनी होती है वहां इस्तेमाल होता है. जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सीएजी को हटाना होता है तो इस्तेमाल होता है. या फिर आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे सेंटर में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है वैसी स्टेट में कई स्टेटों में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है. कई स्टेट्स में नहीं भी होती लेजिस्लेटिव काउंसिल कई स्टेट्स में होती है. तो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना चाहती है या रिमूव करना चाहती है तो उसको यही वाली मेजोरिटी चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी विद 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी. ये बात याद रखिएगा. तीसरा केस आता है स्पेशल मेजोरिटी विद 2/3 मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. तो टोटल स्ट्रेंथ आप मानिए है 545 तो स्पेशल मेजोरिटी इस केस में क्या होगी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ पूछा है प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं कह रहा जैसे दो केसेस में प्रेजेंट एंड वोटिंग था ये टोटल स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है. तो ये तो और भी टफ है क्योंकि इसमें टोटल स्ट्रेंथ की आपको वो चाहिए मेजोरिटी उसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग की चाहिए थी इसमें चाहिए 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. तो टोटल स्ट्रेंथ है 545 तो 2/3 प्लस 1 कितना हुआ 364. तो ये एक ही केस में इस्तेमाल होती है जो कि होता है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के केस में. ये बात याद रखिएगा. अगला आता है स्पेशल मेजोरिटी विद रैटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स. दोस्तों ये यूज होता है उन केसेस में जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर पे कुछ चेंजेस लाते हैं. जैसे कि जब जीएसटी आया था जीएसटी जब पास किया गया था तो उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था. या फिर एनजैक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब आया था तो भी इसका इस्तेमाल किया गया था. और आप आज सुनते भी होंगे कि जीएसटी में स्टेट्स बोलती हैं कि भाई हमारा जीएसटी अभी तक नहीं मिला है जो कि सेंटर के पास इकट्ठा हुआ है. तो जब जीएसटी आया था तो सपोर्ट रिक्वायर्ड था मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड था मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी. तो जो भी केसेस ऐसे होते हैं जब अमेंडमेंट ऐसे फॉर्म की हो जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर इफेक्ट हो रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी
विद रैटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स रिक्वायर्ड होता है। तो ये क्या होता है कि भाई पहली बात तो 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए इन बोथ द हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा। 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेस, ठीक है। अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग 300 है तो 2/3 ऑफ द 300 +1 in both the houses, plus it should be passed by the legislative assembly of more than half of the states by simple majority। और उसके साथ ही साथ जैसे कि अगर 29 स्टेट्स है, एग्जाम्पल लीजिए आप 29 स्टेट्स हैं, तो कम से कम 15 स्टेट्स, मोर देन हाफ का चाहिए सपोर्ट, तो कम से कम 15 स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उस चीज को पास कर दें बाय सिंपल मेजोरिटी। तो खाली 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग लोकसभा और राज्यसभा में ही नहीं चाहिए, उसके साथ ही साथ वो जो मोशन है, वो जो रेजोल्यूशन है, वो मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स जो है, अगर 29 स्टेट्स है तो उससे आधे से ज्यादा कितना हुआ 15, तो 15 स्टेट्स उस रेजोल्यूशन को, उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन स्टेट्स की, वो उस मोशन को पास कर दें बाय सिंपल मेजोरिटी। तो ये वाला केस उस बारे में बात कर रहा है। तो ये कब यूज होता है? ये तब यूज होता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे स्ट्रक्चर की हो जो इफेक्ट कर रही हो फेडरल स्ट्रक्चर को। ये यूज हुई थी जीएसटी के केस में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट के कमीशन के केस में। तो ये बात आप याद रखिएगा, स्पेशल मेजोरिटी विद रैटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्लियर, ठीक है। उसके बाद अब आधे से ज्यादा जो स्टेट्स हैं उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, आधे से ज्यादा स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल को, उस मोशन को, उस रेजोल्यूशन को पास कर दे बाय अ सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है यहां पे मैंने एक्सप्लेन की थी, मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो दोस्तों ये थी मेजोरिटीज के बारे में बात। तो 4 टाइप की मेजोरिटीज होती हैं, वो मैंने आज एक्सप्लेन किया है। पर आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए कितनी मेजोरिटीज होती हैं, तो होती हैं 3, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो खाली जादुई आंकड़े के लिए यूज होती है कि गवर्नमेंट बनानी है, स्टेबल गवर्नमेंट रखनी है अगर, तो इतनी मेजोरिटी आपके पास हाउस में होनी चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।